ओके गाइस, आज टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में कैपेसिटेंस होता क्या है बेटा? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड। कैपेसिटेंस फराड में नापा जाता है। कैपेसिटेंस जो होता है रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा याद रखो। जैसे अगर कैपेसिटेंस मेरा सीरीज में लगा होगा तो अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो 1/C, मान लो दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 करके निकालेंगे और जितना आएगा उसको उल्टा कर देते हैं। और अगर पैरेलल में है तो फिर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो C1 प्लस C2 ऐसे करके तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है। तो जैसा रेजिस्टेंस में पढ़े थे क्लास 10th में, उसका ठीक उल्टा कैपेसिटेंस में होता है। इसको याद रखना है। और किसमें नापा जाता है कैपेसिटेंस? फराड में। ठीक है, तो ये होता क्या है, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रख सकता है उसे ही कहा जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, पोटेंशियल मान लो कंडक्टर का क्या है, कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा पोटेंशियल, दोनों आपस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है और उस कांस्टेंट की जगह पे C लगा दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, तो यानी अगर ध्यान से देखोगे तो C जो है वो V के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और C जो है वो Q के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या चीज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन याद कर लोगे, डेरिवेशन इसी का फिर आगे करेंगे। ये डिराइव कर लिया C इक्वल टू QV, और उसके बाद कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का कैसे डिफाइन किया जाता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिराइव किया जाता है कि कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, उसको डिफाइन करने के लिए किस किस चीज का रेशियो था, चार्ज का और पोटेंशियल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, तो दोनों के ही रेशियो को बोला जाता है कैपेसिटेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अब कैपेसिटर के बारे में सीखते हैं। ठीक है, इसको कंडेंसर भी कहा जाता है कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो कंडेंसर कोई अलग सा चीज नहीं है, दोनों ही एक ही चीज होता है। कोई बोलेगा कैपेसिटी यानी किसकी कैपेसिटी? चार्ज की कैपेसिटी, कि चार्ज की कैपेसिटी कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो चार्ज अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा है। और इसका डायरेक्शन याद रखोगे हमेशा ही, जब इसमें से इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा तो प्लस से नेगेटिव की तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और अगर कहीं यहाँ पे अगर प्लस Q बना देते और यहाँ माइनस Q बना देते तो चार्ज यहां से निकल रहा होता और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा होता। तो लेफ्ट राइट नहीं देखना है, बस याद रखना है किस चार्ज से निकलता है और किस चार्ज की तरफ जाता है। तो प्लस से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसी तरह 1 फराड का अगर किसी ने डेफिनेशन पूछा तो फॉर्मूला याद रखना, सभी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर देना। जैसे अगर चार्ज है तो 1 कूलम कर देना, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 वोल्ट कर देना। ठीक है, तो कितना चार्ज चाहिए रेज करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है? जैसे सेल और बैटरी में होता था एक बड़ा एक छोटा, कैपेसिटेंस में क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल लगा दिया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल लगा दिया जाता है, ये इसका सिंबल होता है कैपेसिटेंस का। और अगर रियलिटी में देखोगे कोई टीवी का सर्किट पीछे खोल के या रेडियो का, तो एक छोटा सा ऐसा ऐसा होगा और यहाँ पे चीनी मिट्टी जैसा एक चीज लगा रहता है, ये ब्लैक ब्लैक सा भी होता है, वो कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, रियलिटी में। और ये कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज कंडक्टर की किस बेसिस पे काम करता है, मान लो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 फराड। 1 फराड अगर डेफिनेशन ऑफ फराड अगर पूछते हैं तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता था। कैपेसिटेंस क्या होता है? 1 फराड। चार्ज स्टैंडर्डाइज लोगे तो कितना ले लोगे? 1 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लोगे? 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जब 1 चार्ज का कूलम दिया जाता है, 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है, या फिर इसको इस तरह से बोलें कि 1 कूलम का चार्ज जब दिया जाता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए? 1 वोल्ट का, तो हम बोलते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस कितना है? 1 फराड का कैपेसिटेंस है। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन याद रखोगे। और 1 फराड इज इक्वल टू स्टैट फराड, यानी सीजीएस यूनिट होता है स्टैट फराड, तो 1 फराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फराड होता है, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम पूछेंगे तो माइक्रोन हटाना है तो 10 टू द पावर -6, इसको याद रखना है। और अगर 2 बार माइक्रोन आ गया तो 2 बार -6 यानी -12 आ जाएगा। -12 आ गया मतलब क्या हो गया, पीको फराड हो गया। 10 टू द पावर -12 कितना होता है, पीको फराड। क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल इसमें कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो जिसको फॉर्मूला याद है तो या तो फॉर्मूला याद है तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहला किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज कंडक्टर का क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ द मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है जिसमें वो प्लेस किया गया है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन के बारे में सीखना। तो सबसे पहले ये देखो, मान लो एक कैपेसिटर ले लिया है, इसमें एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज था और एक तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव था। और अगर मान लो ये बी वाला जो प्लेट है, अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं राइट हैंड साइड से, तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज है ये सब नीचे चले जाएगा। अर्थ हो गया सारा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला जो प्लेट है बी, इसके ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव वाला चार्ज बचेगा। और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये या इसके ऑपोजिट में जो प्लेट लगा है इसमें कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, अपने ऑपोजिट। तो इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको किस अपने वर्ड्स में कैसे लिखना है बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किसकी अर्थिंग हुई। और एक ये पूरा प्लेट अब जो इन्होंने बना लिया, ये बी वाला प्लेट किसमें बना लिया, नेगेटिव वाला है ये सारा। तो नेगेटिव वाला प्लेट वाला निकाल के जहां यूज करना है वहां कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूसेज, कहां कहां कैपेसिटर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी चीजों में कैपेसिटर मिलेगा ही मिलेगा। तो कहां कहां मिलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फैन में मिलेगा, उसके बाद फिल्टर सर्किट में मिलेगा, रेडियो ट्यूनिंग में मिलेगा, ऑसिलेटिंग सर्किट में मिलेगा। ऑसिलेटिंग सर्किट में टेंशन मत लो क्योंकि इस बस लेवल से हटा दिया गया है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि वहां पे भी यूज होता है इसका, ठीक है। कैपेसिटेंस का कितने टाइप के होते हैं कैपेसिटर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, कोटिंग या कैपेसिटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या स्फेरिकल कैपेसिटर, या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। शेप समझ में आता है ना तीनों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो मतलब जैसे अभी ऊपर बना हुआ था, 2 पैरेलली अरेंज है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब बॉल जैसा शेप में भी होता है कैपेसिटर। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग शेप के कैपेसिटर्स यूज होते हैं, और सिलेंड्रिकल टाइप का भी होता है। इन रियलिटी जब देखोगे तो जो किसी भी सर्किट में अगर ओपन करोगे, लैपटॉप से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, तो उसमें मिल जाएगा जो सिलेंडर जैसा एक चीज होगा, ऊपर सिल्वर सिल्वर होगा, ऊपर नीचे सर्कुलर बेस, और जो शेप होगा रेड कलर या ग्रीन कलर का, वही कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट भी मिलता है। और कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो अगेन फॉर्मूला याद रखोगे, कहीं पे लिख लेना, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, 2 मोड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है। पहला है कि कैपेसिटर को हम सीरीज में रखेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है, और दूसरा है कैपेसिटर को हम पैरेलल में रखेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तीनों चीजें किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो कैसे निकालूंगा मैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके निकाल लूंगा। और अगर C नहीं दे रखा, Q और V दे रखा है, तो फॉर्मूला तो आता ही है, C इज इक्वल टू क्यू V होता है, Q अपॉन V होता है। तो बस उसकी जगह पे C1 की जगह Q1 अपॉन V1, C2 की जगह Q2 अपॉन V2 करके कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो होता है 1/C1, ये कौन सा है, सीरीज वाला है। तो रेजिस्टेंस का होता था तब हम पैरेलली ऐसे निकालते थे, कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में होगा तब ऐसा निकालेंगे, मतलब उल्टा। रेजिस्टेंस का अगर याद है तो कैपेसिटेंस के बारे में याद करने के लिए कैसे दिमाग में याद रखोगे, उल्टा याद रखोगे, ठीक है। और अगर पैरेलल में होगा तो जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते थे। इसमें क्या है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, या Q1 अपॉन V1 प्लस Q2 अपॉन V2 प्लस Q3 अपॉन V3। और अगर 4 सेम है तो Q1 Q2 Q3 जो मैंने बोला उसकी जगह पे सिर्फ क्या क्या ले लोगे, Q Q Q ले लोगे, ठीक है। अब
बात करते हैं एक्सप्रेशन की। मान लो प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। मान लो ए वाला जो प्लेट है इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो चार्ज माइनस क्यू जो इंड्यूस्ड होगा, पैदा होगा, वो बी प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर साइड में पैदा हो जाएगा, नेगेटिव साइड, अपोजिट चार्ज पैदा होता है। डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में होगा, ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में होगा। और उसके बाद फिर अर्थिंग कर देंगे तो पॉजिटिव वाला जितना चार्ज था जो अभी बताया था सारा का सारा नीचे चले जाएगा, तो बी प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्लेट बचेगा, ओके। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है कि कितना चार्ज है, पर्टिकुलर कोई प्लेट दे दिया, उसका कुछ एरिया दे दिया कि इस पे टोटल चार्ज बताओ कितना है इस प्लेट पे, तो उसको किसके टर्म्स में निकाला जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो किससे डिनोट कर दिया जाता है, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए भी होता है, ओके। तो जब प्लेट्स को सेपरेट करेंगे, बीच में एयर यानी एयर या वैक्यूम दे दिया है, देखो यहाँ स्पेलिंग गलत है, तुम अपनी सही रखना, ये स्पेलिंग सही नहीं है वैक्यूम की, ठीक है। 99% लोग जो है वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, VACWM होता है, याद रखना चाहिए। तो कभी भी प्लेट को अगर सेपरेट किया गया है एयर या मान लो बीच में एयर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन ई नॉट होता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इज इक्वल टू है क्या, क्यू अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए भी डाल सकते हैं, और जब क्यू अपॉन ए डालोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ई और वी में रिलेशन अगर याद है तो वी भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, ई इज इक्वल टू होता था वी अपॉन डी, ठीक है। तो वी अपॉन डी चाहे वी अपॉन आर कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर उसमें जब किया था तो वी अपॉन आर लिख दिया था, इसमें जो है उसी डिस्टेंस को वी अपॉन डी ले लिया है, तो इसका मतलब हुआ v इज इक्वल टू ई इंटू डी हो गया। तो कहीं कहीं किसी बुक में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी दिखेगा, और किसी किसी बुक में v इज इक्वल टू ई इंटू आर भी दिखेगा, तो ई आर भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अब v इज इक्वल टू ई डी था, ठीक है, तो d की जगह तो d ही रहने दो, e की जगह जो है इस वैल्यू को रख दोगे इक्वेशन सेकंड की, q अपॉन ए ई नॉट। अगर q अपॉन ए ई नॉट अगर इस e की जगह रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, q अपॉन ए ई नॉट इंटू डी बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद q की जगह तो q ही रहने दिया है, एफ डी, उसके बाद d जो है ये पूरा इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो कैसे लिख सकते हो, सेम ऐसे कर सकते हो, q की जगह q ही रहने दिया है, नीचे q अपॉन ए नॉट, और इस d को नीचे ले आए हैं, इस d को नीचे ले आए हैं, तो जब इस d को नीचे ले आएंगे क्योंकि c इज इक्वल टू q अपॉन v होता है, ठीक है, c इज इक्वल टू q अपॉन जब v होता है, स्टार्टिंग में ही बताया c इज इक्वल टू q अपॉन v, तो q की जगह q ही रहने दो, और ये v का वैल्यू जो है ये पूरा का पूरा ये नीचे डाल दो v की जगह, तो v की जगह नीचे जब डालोगे तो q जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, ये q कैंसिल हो जाएगा, q जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपॉन जितना बचा है, तो ए ई नॉट जो एकदम नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, और डी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कैपेसिटेंस कितना निकल जाएगा, ए ई नॉट अपॉन डी, ये डिराइव करने के लिए आ जाता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अभी के अभी डिराइव करोगे, और अगर बीच में कहीं मीडियम भी डाल दिया गया तो सब कुछ यही रहता है, बीच में एक के से मल्टीप्लाई हो जाता है, के क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कोई एक ऐसी चीज डाल दिया गया जिसका मीडियम चेंज कर दिया गया है ना, तो पानी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, पेपर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो जस्ट डिराइव करो, तब तक मैं पॉज कर देता हूं, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, इस बार जेई में भी क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुम्हें भी देना चाहिए था एक बार, देखने के लिए आखिर किस तरह का आगे पेपर आने वाला है, या फिर किसी सीनियर से ले लेते, या फिर जो है ऑनलाइन अब तो इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी देख सकते हो। तो एक रिलेटेड ये इससे क्वेश्चन आ गया था, जो कि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में डाल देते हैं ये वाला। तो किसी भी अगर कोई मीडियम है प्लेट्स के बीच में एयर के अलावा, तो सेम फार्मूला रहता है, बस साथ में मल्टीप्लाई जो था के से करना था। तो उन स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आया बेटा कि मैं क्या करूं,
तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ के से मल्टीप्लाई करते तो उनका आंसर आया था। तो किसी किसी ने तुक्के में मल्टीप्लाई कर दिया, किसी किसी ने डिवाइड कर दिया, जिसकी जो इच्छा थी उसने वो कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई मीडियम आ जाए तो क्या करना चाहिए, पता रहना चाहिए इसका सभी को। अब बात करते हैं, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो वैक्यूम या एयर में कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का वो क्या था, वैक्यूम यानी एयर, व्हेन देयर इज नो एयर, तो ए नॉट अपॉन डी था। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है तो ऊपर में के आ गया, के आ गया। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे, मतलब तब कैपेसिटेंस जब बीच में मीडियम कुछ नहीं डाला है, और तब कैपेसिटेंस जब बीच में कोई मीडियम आ गया है, डिवाइड करोगे तो सारी चीजें कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा, के ही बचेगा। बाकी सब तो सेम ही है, ए नॉट अपॉन डी, ए नॉट अपॉन डी, सारा कुछ सेम है, तो सारा कुछ सेम सेम है, तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ के बचेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, मान लो डेफिनेशन याद भी नहीं है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन खुद बना सकते हो, फिजिक्स में इसलिए रटने की जरूरत नहीं होती है कि ये के है क्या एक्चुअल में, ये रेशियो है किसका किसका, कैपेसिटेंस का जब वो किसी मीडियम में हो, टू द कैपेसिटेंस जब वैक्यूम है या एयर है। तो उसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का डिफाइन कर सकते हैं हम कि रेशियो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, टू द कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटर का जब उसके बीच में एयर एज ए मीडियम प्रेजेंट है। वाटर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, वैक्यूम का 1 होता है, मेटल्स का इनफाइनाइट होता है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है, एमसीक्यूज के लिए पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं ना एयर का कितना है, तो सबसे ज्यादा चांसेस तो एयर का ही है, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, 1, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर कैलकुलेशन के लिए या समझाने के लिए चैप्टर को एयर यूज किया जाता है, ताकि 1 है तो मल्टीप्लाई करने में इजी होगा एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अभी के अभी करोगे, पहले समझ लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये किसी भी फॉर्म में मतलब हो सकता है, प्रूफ करने दे दे U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्रूफ करो, ये भी दे सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्रूफ करो, और ये भी दे सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी प्रूफ करो। तीनों ही आपस में निकल जाते हैं, इसके लिए बस सबसे पहले जब कैपेसिटेंस शुरू किया था वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन V, यही होता था ना, कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C, यही होता था, है ना, दोनों एक ही चीज है बेटा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C चाहे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ओके, तो दोनों ही सेम चीजें हैं। अब देखो कैसे है, पूरी कहानी रहने दो और सिर्फ ये समझो पहले कि सबसे पहले किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कैसे निकाला था, कितना चार्ज है, Q अपॉन C था, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वर्क डन कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है पोटेंशियल कैसे निकाला जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस जब किया था, पोटेंशियल जब निकाला था तो कितना वर्क डन किया जाता है एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, तो यानी वर्क डन अपॉन क्यू, तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इंटू वी हो जाएगा, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। उसके बाद जहां डी डब्ल्यू था वर्क डन था, ठीक है, जहां वर्क डन था V इंटू डी क्यू, तो V की जगह Q अपॉन C डाल दिया गया, ये V जो था इसकी जगह Q अपॉन C डाल दिया गया, ओके, डी क्यू जैसा था वैसा का वैसे ही रहा। उसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू तो W आ जाएगा, और स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था इसलिए 0 से शुरुआत किया है, और कितना भी उसका चार्ज बढ़ सकता था तो वो Q ले लिया गया है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे ये कैपेसिटेंस जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1/c को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, क्यू डी क्यू है, तो मतलब सिर्फ Q को इंटीग्रेट करना है, Q को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यही होगा ना, Q स्क्वायर अपॉन 2, Q का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x का पावर n है, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, x का पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इसीलिए जब उसको इंटीग्रेट किया जाता है तो आ जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे 0 है तो ये इसमें एक बार 0 डालेंगे तो हम डालेंगे क्यों, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये एक स्टेप और बढ़ा दिया, ये चीज रखना ही नहीं है तुम्हें, 0 की हमें जरूरत नहीं है,
सिर्फ इस छोटे वाले क्यू की जगह बड़ा वाला क्यू जो है जहां तक जाएगा वो डाल देना है। तो क्या हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। और अगर ध्यान से देखो तो इसी को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को बाहर निकाल लो। किसको बाहर निकाल सकते हो? 1/2 को बाहर निकाल सकते हो। अगर 1/2 को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन सी बच जाएगा, है ना, यही बचेगा। तो 1/2 क्यू स्क्वायर की, तो ये भी दे सकते हैं कि पोटेंशियल वर्क डन जो है वो एक तरह का वही है, कितना उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुआ। एनर्जी हो, वर्क डन हो, सब एक चीज होता है। तो ये निकल गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यहां तक डिराइव करने के बाद देखो आगे कैसे करना है। अब सबको पता है कि यहां देखो ध्यान से कि Q इज इक्वल टू CV होता था ना, Q अपॉन CV, Q अपॉन CV होता था। तो अब जहां ये तुम्हारे पास Q है, इस Q की जगह अगर हम इस CV को डाल दें तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर, और एक नीचे C है और ऊपर C स्क्वायर V स्क्वायर है। तो एक C नीचे से कटेगा, एक C ऊपर, तो क्या बच जाएगा? 1/2 CV स्क्वायर। अब उसके बाद हमें ये भी पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो एक, अब इस C की जगह अगर मैं Q अपॉन V डाल दूंगा, Q अपॉन V, तो एक V नीचे कटेगा, एक V ऊपर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 QV। तो चाहे ये डिराइव करने दिया हो, चाहे ये डिराइव किया करने दिया हो, या ये डिराइव करने दिया हो, ये W की जगह U भी लिख सकते हो, एक ही बात है। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं कैपेसिटर में, कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है किसी भी कैपेसिटर में। ये तीनों फॉर्म में निकल जाएगा, निकालो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा वही चीज है, एक बार फिर से सुन लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। U इज इक्वल टू प्रूव करो 1/2 CV स्क्वायर, या U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, या U इज इक्वल टू 1/2 QV, ठीक है। इनमें से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तीनों ही फॉर्म कर चुके हो, आना चाहिए। मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसके लिए पता है V इज इक्वल टू ED होता है और C इज इक्वल टू AE नॉट अपॉन D होता है, डिराइव कर चुके हो। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, या फिर हाफ के बाद जहां C है, C कितना होता था? AE नॉट अपॉन D होता था वैक्यूम के लिए। तो इस C की जगह पे इस AE नॉट अपॉन D को भी रख सकते हो। और जब इस C की जगह पे AE नॉट अपॉन D रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 AE नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर, यही हो जाएगा, है ना। और जब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 AE नॉट D इंटू E स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये मत सोचना ये कहां से आया, तो ये वाला किसी ने नहीं किया होगा तुम में से, तो ये वाला जरूर कर लेना। उसके बाद सबको यहां तक याद रहता है 1/2 CV स्क्वायर तक, यहां तक कैसे पहुंचे काफी बार हम एग्जाम्स में जो है भूल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बस ये एक स्टेप लिख लोगे, V इक्वल टू ED, उसके बाद कैपेसिटेंस कितना होता है, ये सेकंड स्टेप, और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड निकालना है एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में जब निकालेंगे तो बस कैपेसिटेंस यानी ए नॉट अपॉन डी का वैल्यू उसमें पुट कर देना होता है, ठीक है। तो वन सेंटेंस में ही कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह दिया हुआ है जिसकी वजह से कंफ्यूजन लगता है कि ये याद करना है, ये कोई ये वो नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ठीक है। जो C का वैल्यू था ए नॉट अपॉन डी, वही 1/2 CV स्क्वायर में C की जगह डाल देते हैं। तो ये C का वैल्यू जब डालते हैं एनर्जी वाले इक्वेशन में तो हमें 1/2 AE नॉट D इंटू E स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या रिवीजन हम कर चुके हैं, सीरीज में रहेगा तो 1/C1 प्लस 1/C2, जितने भी है उतना, फिर 1/C3 1/C4, जितना आएगा उसको फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और अगर एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज में पूछ रहा है तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये भी कर चुके हैं, यानी सबको ऐड कर देना है। एनर्जी पहले का प्लस दूसरे का एनर्जी प्लस तीसरे का एनर्जी, जब सभी का एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि बचपन में कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो C1 C2 करके निकाला जाएगा, तो उसमें भी सेम इतना ही आता है, ठीक है। सभी का इंडिविजुअली ऐड कर लिया जाता है एनर्जी निकाल के, जितना भी दे रखा हो, ओके। अब उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है नीचे तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, ये भी होमवर्क लिख लो ताकि पता रहे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि ये दिमाग में बैठ जाएगा, हर एक सैंपल पेपर में भी नजर आएगा। तो ये करोगे तो इसमें क्या सीखोगे, तुम्हारा क्या क्लियर होगा घर में जाके करोगे तो, कि जहां माइक्रोन आया है तो वहां पे कैसे लेना है, जहां मिली आया है तो वहां कैसे लेना है, जहां पीको आया है तो कैसे लेना है, ठीक है। फराड में 1 फराड इज इक्वल टू कितना माइक्रोन फराड,
10 टू द पावर माइनस 6। अगर पिको फैराड आया तो 10 टू द पावर माइनस 12। मिली आया तो 10 टू द पावर 3 माइनस 3। ठीक है। सेंटी आया तो 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस तरह के न्यूमेरिकल कई बार कोई पूछ लेते हैं कि मतलब किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उसके नीचे दिए हुए हैं और अगर देखोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल ही दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको जरूर करना है। अब है मिक्स्ड ग्रुपिंग या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। मतलब इसमें क्या किया गया है, या तो इंडिविजुअली लेके भी चल सकते हो अगर फॉर्मूला ना भी याद रहे तो, नहीं तो उसी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले दे दिए गए हैं। मान लो मुझे अगर फॉर्मूला नहीं भी पता होता, तो अब मुझे पता है कि ये ऊपर वाले जो 3 कैपेसिटर है ये सीरीज में है, तो मैं पहले इनको सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करता, कुछ आ जाता। फिर इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करता, फिर कुछ आ जाता। फिर इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करता, फिर कुछ आ जाता। और फिर मैं देखता ये और ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि पोटेंशियल जो है अलग अलग है इनका। तो फिर पैरेलल में क्या होता है, तीनों को बस ऐड ही तो करना होता है, फिर मैं उन तीनों को ऐड कर देता, तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई चाहे कभी भी कि उसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला दे दिया गया है कि अगर इफेक्टिव या इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है एन कैपेसिटर का, तो फॉर्मूला होता है एमसी अपॉन एन। एन मतलब कितने कैपेसिटर उसमें लगे हुए हैं। ओके, एम रो ऑफ कैपेसिटेंस, एम रो कितने, उसमें कितने रो थे, 3 रो थे। अभी जो फिगर दिखाया था इसमें कितने रो थे, 3 रो बने हुए थे ना कैपेसिटर्स के। देखो कितने रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। अगर सीरीज होता तो टोटल कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर जितना है, यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। तो फिर सी जितना भी है टोटल वो ऐड करके उसके बाद नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देते, तो सीरीज में निकल जाता। सीरीज में क्या होता था, पैरेलल ही होता था ना, कम हो जाता था कैपेसिटेंस। और अगर पैरेलल में होता था तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर देते थे, है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो इसलिए जितना था m, मतलब जितने रो है इनटू कैपेसिटेंस जितना है वो डिवाइड कर देते हैं n, n मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो जल्दी आंसर निकल जाएगा जब इस तरह से ग्रुपिंग की हुई हो। ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसके बाद इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 3 तरह के कैपेसिटर होते थे, है ना, हमने पैरेलल प्लेट वाली बात की अभी, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल वाले की। स्फेरिकल मान लो एक स्फेरिकल शेप है और उसमें जब चार्ज दोगे तो उसके ऊपर ऊपर पूरा चार्ज रिसाइड कर जाएगा। मान लो उसका रेडियस r है, तो उसके बाद फिर कितना उसके अंदर होगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है, Q अपॉन V होता है। कितना चार्ज दिया हमने अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना क्रिएट करेगा। Q की जगह तो Q ही रहने देंगे, V की जगह क्या डाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, KQ अपॉन R, यही होता था पोटेंशियल डिफरेंस, KQ अपॉन R। तो K की जगह 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन R डाल दिया गया। Q जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया गया, तो बचा क्या, 4 पाई E नॉट R। तो ये कैपेसिटेंस इतना कितने पे, किस पे होता है, अगर हमारा पैरेलल कैपेसिटर जो है उसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, तब इतना होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ठीक है, कैसे आया, कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से आया कि Q अपॉन V होता है, तो Q की जगह तो Q ही रहने दिया, कुछ भी नहीं किया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसकी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज किया, K Q अपॉन R यूज किया। तो K का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया और R की जगह R आ गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो C और R में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और Q और V तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एजर्शन और रीजनिंग का इसी पे से आ जाता है। ठीक है, कि अगर कभी भी कोई स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है तो उसपे जो हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, या किस पे डिपेंड करता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ R ही दिखा, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट था एक, और Q और V है नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट है उससे, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज पे नहीं कर रहा और पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं कर रहा। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कहीं नोट कर लेना ताकि याद रहे।
और ग्रुपिंग वाला जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लेना कि किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो वहां काम में आ जाता है। शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला था कैपेसिटर वाला, कैपेसिटेंस जो पैरेलल वाला और सीरीज वाला ग्रुपिंग वाला, वो कॉम्पिटिशन के लिए ठीक है, बाकी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, बहुत साल पहले ही हटा दिया जा चुका है। अब बात करते हैं कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपने अंदर से पास होने देता है। जैसे सिल्वर एक मेटल है, ठीक है, सिल्वर मेटल है। सबसे बेस्ट मेटल कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? सिल्वर होता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस तुम्हें पता है। मेटालिक कंडक्टर्स जो होता है उसमें जो कंडक्टर है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, कोई रीजन पूछे तो पता होना चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्टर में ही होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो करंट फ्लो हो पाता है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेट चार्ज इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कितना होता है? नेट चार्ज अगर कोई बोलेगा अंदर में कितना होता है, नेट चार्ज, नेट का मतलब समझना, चार्ज नहीं पूछ रहा है, नेट चार्ज पूछ रहा है। चार्ज मतलब तो जितना होगा होगा ही चार्ज, नेट मतलब टोटल। तो अगर टोटल जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना आता है? कभी भी इनसाइड द कैपेसिटर चार्ज 0 ही आता है। इसीलिए जो होता है कंडक्टर, मैंने कहा था, अगर मान लो इसमें चार्ज दे रहे हो और अंदर से अगर खाली है कोई भी, तो जब चार्ज दोगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगा, अंदर के साइड में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो कभी भी अगर कैपेसिटेंस निकालने पूछ रहा है, हॉलो कंडक्टर स्फेरिकल दे दिया है और बोले, अगर पूछता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है तो 0 होगा, और अगर आउटसाइड द सरफेस पूछता है तो जितना उसका सरफेस एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, ये सबको पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलार, ठीक है, पोलार डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो पोलार मॉलिक्यूल के जो बने होते हैं उन्हें पोलार डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एटसेट्रा। बचपन में ही पढ़ा होगा, वाटर में क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो इधर उधर घूमते रहेंगे क्योंकि वो पोलार है। पोलार इन नेचर मतलब समथिंग विच इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, इम्बैलेंस है। ठीक है, तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अमोनिया में भी 107 डिग्री होता है, वाटर में भी 104.5 डिग्री होता है। ये सब जो है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्यों है? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव वाले के साथ, तो जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस होते हैं, तो इधर उधर एंगल हवा में बनाते रहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में मैच नहीं करते हैं पोलर मॉलिक्यूल में, और इसी फाइनाइट सेपरेशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, और उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स प्रेजेंट होता है। हर पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिमेट्रिकल इन शेप होता है। और दूसरे कौन से तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ये डाइलेक्ट्रिक बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्यों होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एटसेट्रा, ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो उनके बने होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब समझते हो ना, एक के ऊपर एक आता है, तो जिसकी वजह से वो नॉन पोलर होते हैं, तो बैलेंस्ड होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसी को फ्री चार्ज कहते हैं। मतलब जो भी मेटल होगा आपका, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर से या तो मैं बोलूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या फिर मैं दूसरा लैंग्वेज में बोलूं फ्री चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी ये सब बाउंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर। देखो सबसे पहले चार्ज ऑफ द, ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, d, और बीच में जो ये इंसुलेटर डाला गया है इसका जो है थिकनेस दे दिया है t। तो इस d में से जब t माइनस करोगे तो ये स्पेस वाला डिस्टेंस इतना मिल जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस t, ये वाला डिस्टेंस होगा। यही हम बाद में लेंगे, तो ये मत सोचना कि कहां से आया, इट्स वेरी सिंपल। कैपेसिटेंस जो था वो क्या था, ए ई नॉट अपॉन डी, ये फ्री स्पेस वाला, मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक नहीं डालते तब इतना होता था। सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, इतना ही होता था, ए ई नॉट अपॉन डी, पहला इक्वेशन। बाकी सब कहानी से कोई मतलब नहीं है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा सा लगेगा। चाहो तो अच्छे लैंग्वेजेस के लिए दूसरों से एक वर्ड मिले उसके लिए याद कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ इतना याद रखो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ फ्री स्पेस में कितना हो जाएगा, फ्री स्पेस ई नॉट माइनस ई पी कर दोगे पैरेलल प्लेट, तो ये ई निकल जाएगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद यही है, ठीक है, ई निकालना था, तो ई नॉट यानी यहाँ से यहाँ तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसमें से ये ईपी वाला पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव चार्ज का कहाँ होगा, राइट हैंड साइड। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे, एक माइनस दूसरा वाला, तो ये वही लिख देते हैं, ये एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट से, और एक में हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से, तो उसको जब माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाएगा। तो ई नॉट माइनस ईपी जो है यूज में नहीं आएगा कहीं, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो कि ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। उसके बाद अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, जो थिकनेस वाला था, थिकनेस किसका था, डाइलेक्ट्रिक वाला, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उस मूली का, E इंटू टी किसका था, उस मूली का, ठीक है। तो मूली या कार्डबोर्ड का या थर्माकोल का, और ये वाला किसका है पोटेंशियल डिफरेंस, जो फ्री स्पेस जो बच गया है बीच में, कोमल ध्यान दो, जो बीच में फ्री स्पेस बचा है, तो उसका भी E इंटू टी ही होना चाहिए था, या E इंटू टी होना चाहिए था, लेकिन E की जगह तो E है, लेकिन T की जगह ये D माइनस टी आ गया, तो यही समझ में नहीं आता D माइनस टी कहां से आया। आई होप सो तुम सभी को समझ में आ गया होगा ये D माइनस टी क्यों आया है, क्योंकि उस फ्री स्पेस वाला डिस्टेंस लेंगे तो वो डिस्टेंस निकलेगा कहां से, टोटल पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें से जो मूली वाला या इंसुलेटर वाला था उसका लेंथ, उसको माइनस कर दिया गया। अब ई नॉट अपॉन ई जब किया जाता था, ये ई नॉट मतलब तो ई नॉट है, ई मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा था एम लिख दो। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कोई मीडियम होगा तब दोनों के रेशियो को ही कहा जाता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस के को हम ई आर से भी डिनोट करते हैं, दोनों ही सेम चीज है, के भी वही है और ई आर भी वही है, ठीक है। अब उसके बाद B इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ई नॉट डी माइनस टी था, सेम वही है, और E की जगह ई नॉट अपॉन के डाल दिया, सेम, ठीक है। मीडियम वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वैल्यू डालना था ना। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, ई नॉट को कॉमन ले सकते हो बाहर, ई नॉट बाहर ले लिया है, अंदर क्या बच जाएगा, डी माइनस टी, और यहां क्या बच जाएगा, टी अपॉन के बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ई नॉट यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला फ्री स्पेस में किसके बराबर होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉसियन थ्योरम, यही होता था। अब गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो अभी सिग्मा की जगह क्या डाल सकते हैं, क्यू अपॉन ए, अभी डाला भी था, डिराइव भी किया था, क्यू अपॉन ए डाल दिया है सिग्मा की जगह, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह कितना चार्ज है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्यू अपॉन ए। अब उसके बाद क्यू अपॉन ए नॉट जो था, ये क्यू अपॉन ये ई नॉट की जगह डाल देंगे, ये ई नॉट की वैल्यू है ना क्यू अपॉन ए नॉट, इसको ई नॉट की जगह डाल दोगे, ई नॉट की जगह डाल दोगे तो यही आएगा क्यू अपॉन ए नॉट, और बाकी जितना था वो सेम का सेम जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सी क्यू वी में रिलेशन पता होना चाहिए, तो सी इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन वी, है ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता था। उसके बाद C इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या डाल देंगे, Q की जगह ए नॉट अपॉन डी, लेकिन D की जगह नीचे ये पूरा कितना है, यही है ना, ये वाला D माइनस टी प्लस टी पाई के, ये पूरा डिस्टेंस डाल दिया,
यही डिस्टेंस है ना, ये वाला v पूरा डाल दिया, v की जगह c इज इक्वल टू q अपॉन v है, q की जगह ये ऊपर वाला डाल दिया, v की जगह नीचे वाला जितना है ये पूरा डाल दिया, ये पूरा का पूरा। और जब डिवाइड किया ये चीज, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर देखोगे पहले वाले इक्वेशन में, तो फिर कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ए नॉट, बस इतना ही आ जाएगा, ए नॉट डी माइनस टी। और ये कहां से आया है, इसमें से टी को कॉमन बाहर ले लिया है ना, टी को बाहर ले सकते हैं कॉमन आराम से, डी माइनस टी एक साथ था, टी बाई का एक साथ था, लेकिन जब कॉमन लिया तो इनको एक साथ ले लिया है और डी को बाहर वैसे ही रहने दिया है। तो कॉमन लेना आता ही है, टी बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन के, तो ये इतना निकल जाता है कैपेसिटेंस। तो अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे डी आ गया है, ठीक है, डी मतलब कि उस चीज का डिस्टेंस, मूली का डिस्टेंस। तो नीचे अब इस पे डिपेंड करता है, ये इसका वैल्यू जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना कम, इसका वैल्यू जितना छोटा होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना बड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डी में से समथिंग कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस होगा, मतलब 4 नंबर है, मैं बोलता हूं ऊपर 2 है नीचे 4 है, सॉरी 3/4 है, मान लो 3/4 है, अगर मैं 4 में से कुछ माइनस कर देता हूं, कुछ माइनस कर दिया तो 3 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है सी का वैल्यू उतना बड़ा, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बड़ा होता है सी का वैल्यू उतना छोटा। 1/2 है 1/4 है, कौन सा बड़ा नंबर है, 1/2, इट्स नेवर 1/4। 4 बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अपने घर में होगा बेटा, है कि नहीं, हमें 4 से मतलब ही नहीं, हमें तो 1/4 से मतलब है। इसी तरह ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, नीचे वाला अगर बढ़ रहा है तो जो चीज हम निकाल रहे हैं वो घटेगा, और नीचे वाला अगर घट रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बढ़ेगा। तो हम नीचे से डी में से कुछ माइनस हो रहा है, इसीलिए कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कभी भी लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और उसके बीच में कोई भी इंसुलेटर हम डालते हैं दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा ही इंक्रीज होती है, ये याद रखना है, ठीक है। यही पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अभी जाते ही कर लोगे, दूंगा ही दूंगा पेपर में बेटा, ठीक है, और पेपर में आता ही आता है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए